हेलो स्टूडेंट्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म नंबर 3 ORM3। ORM3 में मेनली हम लोग कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक एक करके हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, हालांकि एलिमिनेशन तो अभी नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन ये कवर किया है। जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो कि एल्काइल हैलाइड में आएंगी, अल्कोहल में होंगी, ईथर में होंगी, वो मेनली हम लोगों को यहाँ कवर करनी है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप लोग एल्काइल हैलाइड की जो मेजर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की सारी रिएक्शंस हम लोग यहां कवर कर लेंगे। इसी तरह से अल्कोहल एंड ईथर की भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग यहीं कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो एल्काइल हैलाइड की जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ORM3 में होगा और न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन जो होंगी वो होगी ORM4 में कवर करेंगे। ठीक है? और इसके अलावा भी किन्हीं कंपाउंड्स में अगर SN रिएक्शंस मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगे तो उन रिएक्शंस को भी हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म का जब आपको रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन जब बताया था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कई तरह की हैं। इनके क्लासेस में एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 भी होती है ना? SN1 फुल फॉर्म बताऊंगा आप में। SN2 मेनली फोकस तो हमारा SN1 SN2 पर ही रहेगा। SN1 और SN2 पर ही मेनली हम लोग रिएक्शंस लेने वाले हैं। इसके अलावा SN2TH आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी। SN2TH ये मैं आपको ORM1 में ही कवर करा चुका हूं, ORM1 पोर्शन में। याद कीजिए, जिसमें एसाइल SN रिएक्शंस मैंने कवर कराई थी, वही रिएक्शंस हैं। इसके बाद में SNI रिएक्शन भी होती है। इसके अलावा SN डैश रिएक्शन, डैश मीन्स प्राइम रिएक्शन, जो कि ये भी कई तरह की होती है। SN1 डैश एंड SN2 डैश, इस तरह की रिएक्शंस भी होती हैं। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं, जिसे ARSN या SNAR भी लिख देते हैं कई जगह, मैं ARSN ही लिखूंगा। ARSN मींस एरोमेटिक कंपाउंड पर होने वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी 3 टाइप्स की हैं, ARSN1, ARSN2 एंड बेंजाइन मैकेनिज्म। कुछ रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होती है, तो वो रिएक्शंस भी हम लोगों को अलग से पढ़नी है। इसके अलावा और हैं, एक NGP भी होती है, सिलेबस में नहीं है, NGP मींस लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आती है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब एक तो ये बेंजाइन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट मैं इसको कवर कराऊंगा क्योंकि इसकी रिएक्शन का एक हिंट जरूर पूछा जाता है। इसमें अमीनो एसिड चैप्टर में एक रिएक्शन आती है जो कि फिनॉल चैप्टर में एक रिएक्शन आती है, डाउस रिएक्शन, वो बेंजाइन मैकेनिज्म से होती है, बट उसका मैकेनिज्म NCERT के सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना तो है। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी सिलेबस में तो नहीं है, बट अमीनो एसिड्स में एक इसकी रिएक्शन पूछी जाती है। वो रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, बट फिर भी वहां जब रिएक्शन आएगी तो उसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। तो इन दोनों रिएक्शंस को मैं यहाँ कवर नहीं करूंगा। तो
मेनली तो मैंने आपको बता ही दिया कि SN1 SN2 पर ही हम लोगों को पहले समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरीके से होती है ना। देखो मैं अभी इन और रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, इनको तो छोड़ो। एक रिएक्शन है जिसमें RL ग्रुप है, L यहाँ कौन है, लीविंग ग्रुप है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट किए हुए हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज है। इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। एक जनरल एसएन रिएक्शन जो है वो किस तरह की होती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक जनरल रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इस एल ग्रुप को बाहर निकाल दिया, तो यहां बनेगा ये न्यूक्लियोफाइल और एल ग्रुप जो है लीविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लीविंग ग्रुप। ये था रिएक्टेंट, ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट, और ये प्रोडक्ट है ही, और ये लीविंग ग्रुप। ये एक जनरल SN रिएक्शन है। SN मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये किस तरीके से होती है, किस मैकेनिज्म से होती है, किन स्टेप से होती है, कि पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वही तो मैकेनिज्म है। अब उसी के ऊपर हम लोगों को मेनली बात करनी है SN1 और SN2। तो SN1 और SN2 को मैं एक साथ लिखने वाला हूं। क्या होती है SN1, क्या होती है, किन स्टेप्स में होती है, किस तरीके से होती है, और ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पहले ही पढ़ चुके हैं। SNI का एक ही एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल जब रिएक्शंस आएंगे अलग से SN1 SN2 के बाद में मैं बता दूंगा, और ये सभी साथ में इंक्लूड की जाएंगी। तो आप लोग इसे लिख लीजिए क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद में मैं SN1 और SN2 को कंपैरिजन करते हुए इनकी थ्योरी आपको बता दूंगा। चलो इसको लिखो, इसे मिटा देता हूं मैं। तो आप भी इस तरह से दो कॉलम्स बना लीजिए। एक साइड तो हम लोग लिखेंगे SN1, SN थोड़ा नीचे की तरफ है ना, और 1। SN1 मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। 1 किस चीज को इंडिकेट करता है बता दूंगा अभी। नेम है इसका यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। और SN2 है 2 मतलब बाईमॉलिक्यूलर, SN2 बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे कुछ नेम से पता पड़ रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल की कुछ रिएक्शन के बारे में बात चल रही है, बाईमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन की बात चल रही है। ठीक है, इनके एक एक स्टेप्स हम लोग लिखते जाएंगे, कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे, करीबन 9-10 के आसपास पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट डालिए, कंपैरिजन भी हो जाएगा और पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे। कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज हैं, सबको साथ में लेते जाएंगे। फर्स्ट है कि ये वाली जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, ये 2 स्टेप्स में होती है, सिंगल स्टेप में नहीं होती, जबकि SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है। तो लिखिए, अब लिख लीजिए, इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, मिनिमम सिंगल स्टेप ही कर देते हैं, 1 स्टेप मैकेनिज्म। एक ही स्टेप में होती है, जबकि ये 2 स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन है, 2 स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब आपको बताया था मैंने, जहां बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो। जिन रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही हो, बॉन्ड टूट भी रहा है, और साथ ही साथ किसी और साइड से किसी और स्पीशीज के साथ में बॉन्ड बन भी रहा है, इस तरह की कंडीशंस को हम लोग इसको कहा जाता है कंसर्टेड रिएक्शन, जहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। लिखोगे यहां पर, ये लो लिख लो, कंसर्टेड मीन्स है वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन
बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, जहां बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो और ट्रांजिशन स्टेट टीएस के थ्रू ये रिएक्शन होती है। क्लियर है? किस तरीके से होती है समझ लीजिएगा। मैकेनिज्म, सेकंड पॉइंट इसका मैकेनिज्म ही ले लेता हूं। मैकेनिज्म क्या है इसका? यहां भी लिख लीजिए मैकेनिज्म, और यहां भी सेकंड पॉइंट है मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट खत्म, ये लाइन बना लो। हाँ, मैंने बताया ये 2 स्टेप में रिएक्शन है। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में RL जनरली देखो, अगर मैं बात करूं हेलोजेंस की, मैं यहां ज्यादातर एग्जांपल्स आप लोगों को एल्काइल हैलाइड के ही दूंगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन हो, SN2 रिएक्शन हो या एलिमिनेशन रिएक्शन हो, एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल देते हुए आप लोगों को समझाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके साथ ही एल्काइल हैलाइड चैप्टर भी कवर होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ X कोई लिविंग ग्रुप है, जनरली हेलोजेंस है, और इस हेलोजन में फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन हुआ है ना। इस लिविंग ग्रुप में फर्स्ट, खैर कोई भी हो सकता है, L कर देता हूँ यार, ये लो L, X कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आयोनाइजेशन हुआ, और आयोनाइजेशन के लिए जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो कंडीशन यहाँ प्रोवाइड की गई थी, और इस तरह से आयंस बने, है ना। ये क्या हुआ? आयोनाइजेशन इस तरीके से हुआ। ये वाला स्टेप रिवर्सिबल है, आपस जुड़कर ये बन भी जाते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। डिपेंड करता है आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पोलर बॉन्ड है तभी इनमें आयोनाइजेशन इजीली होगा, और पोलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्लियर है? कुल मिलाकर यहां एक इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। स्टेप 2 में, और ये लिविंग ग्रुप तो दिखाई दे रहा है। स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन बना है, इस कैटायन पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। जो भी आपने यूज किया है, किसी रिएक्शन की बात चल रही है, रिएक्शन आप समझ ही गए हो कि न्यूक्लियोफाइल जाकर X को रिप्लेस करता है। लिविंग ग्रुप अभी लिखवाई थी मैंने स्टार्टिंग में, उस रिएक्शन की बात चल रही है। तो यहां पर RNU बना प्रोडक्ट। दोनों रिएक्शंस की बात की गई तो देखा गया, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है कि ये जो सेकंड स्टेप है ये कंपैरेटिवली फास्ट स्टेप होता है, जबकि ये फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है। इसी कारण से ये RDS है। RDS बताया था मैंने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो लिख लीजिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मींस RDS। और ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर कोई रिएक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है, उन सभी स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, उस स्लो स्टेप का रेट और ओवरऑल रिएक्शन का रेट इक्वल होता है, सेम होता है, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ठीक है, तो यहां इन दोनों में ये फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, इसमें आयोनाइजेशन थोड़ा स्लो होता है। यहां आयंस की बॉन्डिंग अच्छी होती है, फास्ट होती है, इसलिए स्लो होने के कारण ये स्टेप RDS है। और ओवरऑल रिएक्शन का रेट इस फर्स्ट स्टेप पर ही डिपेंड करता है। इस फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया है, तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है इस RDS को। क्लियर है? तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये तो हो गया SN1 का मैकेनिज्म। इसके बारे में बात करेंगे अभी। इंटरमीडिएट क्या बना है इसमें? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है। SN2 की बात कर लीजिए। SN2 में ये रिएक्शन देखिए, ये रहा एल्काइल हैलाइड या जो भी लिविंग ग्रुप है, और रिएक्शन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट रिएक्शन की स्टार्ट किया इसमें। यहां कुछ कंडीशन ऐसी थी, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, जो कि यहां जो मौजूद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उस पर ही अटैक करने लगता है। ठीक है, जबकि इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल लिया गया था
वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल था। SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे भी अटैक करने लगता है। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, बैठा है, जब कैटायन बन गया, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब जाके रिएक्शन करने की हिम्मत की। लेकिन इस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कैटायन बनने का इंतजार नहीं करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, जाकर अटैक करेगा, आक्रमण कर देगा और इस लिविंग ग्रुप को निकालने की कोशिश करेगा। तो यहां इस लिविंग ग्रुप ने इस न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करने की कोशिश की और इस लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना हुआ, एक साथ हुआ। कंसर्टेड रिएक्शन में कह रहा हूं ना, ये 2 स्टेप में होती है और एक साथ ही हो रही है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी? ये कार्बन और लिविंग ग्रुप की बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन किसका? न्यूक्लियोफाइल का और इस R का। और ट्रांजिशन स्टेट बनी, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से, जो कि R वाला ग्रुप है, उससे बॉन्ड बना रहा है और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। इस कारण से लिविंग ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगा और न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे कम होने लगा। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, TS से जिसे इंडिकेट कर रहा हूं। फाइनली होगा क्या कि R ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई है, सिंगल स्टेप में, एक ही ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनी। क्लियर है? एक और पॉइंट मैंने बोला कि यहां बैक साइड से अटैक करता है, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से अटैक करता है। इसको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में भी बताऊंगा। तो उसका रीजन ये है कि बैक साइड में ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन का, और मान लीजिए Cl है, ये 3 बॉन्ड है, ये कार्बन और Cl का ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड का कोई एंटी सिग्मा बॉन्ड भी तो होगा। यहां क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना हुआ है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा स्टार बॉन्ड भी तो होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में नॉर्मल ओवरलैपिंग होती है और ट्रैक्शन हो गया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, है ना, p का और p का सिग्मा बॉन्ड बना। तो जब p सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो p सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा स्टार बॉन्ड भी तो बनते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है ना। ये तो अट्रैक्शन होता है इनमें, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग होती है तो इसमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। ये वाला लोब छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ये लोब छोटा होता है, ये बड़ा हो जाता है। सेम सिचुएशन यहां भी आएगी, सेम सिचुएशन यहां भी आएगी। कहने का मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है, उन सिग्मा बॉन्ड के साथ ही सिग्मा स्टार बॉन्ड भी है। मैं केवल सिग्मा स्टार में आ रहा हूं, ये सिग्मा स्टार बॉन्ड है, एंटी बॉन्डिंग है ना, सिग्मा स्टार बॉन्ड है। ये वेकेंट पड़े होते हैं। कैसे हैं? कुछ इस तरीके से कि ये बीच में तो कार्बन है, 3 ग्रुप यहां लगे हुए हैं और यहां लिविंग ग्रुप था। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना था। अब न्यूक्लियोफाइल ने कहां बॉन्ड बनाना है? वैकेंट ऑर्बिटल तो होना चाहिए ना उसके लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है, तो वहीं बॉन्ड बना सकता है जहां वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लिविंग ग्रुप ये रहा, उसका सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के साथ में सिग्मा स्टार खाली पड़े हुए हैं उनके लोब्स, तो उन सिग्मा स्टार में जाकर ये बॉन्डिंग करता है। ये वैकेंट सिग्मा स्टार को मैंने यहां इंडिकेट किया है, न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से जाकर यहां अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलने लगेगा। फाइनली प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में है, जिसमें इंटरमीडिएट कैटायन बनता है और फिर कैटायन इंटरमीडिएट किसी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड में आता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। SN2 में 1 स्टेप मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से, लिविंग ग्रुप निकलता जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, लिखो। चलो थर्ड पॉइंट पे आता हूं फिर मैं। मैकेनिज्म के बाद में इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मैकेनिज्म तो देख ही लो आप। थर्ड पॉइंट है काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, और इस तरफ काइनेटिक्स लेंगे फॉर SN2 रिएक्शन। फॉर SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हुई। फर्स्ट स्टेप RDS था, ये मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, तो ऊपर दिखाई दे रहा होगा कॉपी में। जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में RDS फर्स्ट स्टेप है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है,
वहां रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करेगी किस पे? फर्स्ट स्टेप पे ही। और फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट है, आपको इतना तो बेसिक सा क्लियर होगा ही होगा कि रिएक्शन का रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, पहली बात। ओवरऑल रिएक्शन का रेट इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ RDS। दूसरी बात, रेट ऑफ RDS यहाँ फर्स्ट स्टेप है, जिसके लिए रिएक्टेंट केवल एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल वहां आया ही नहीं था। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड या जो भी सबस्ट्रेट आपने लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। अगर इसी कंसंट्रेशन आप डबल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगी। बट न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो आता ही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आपने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जो भी लिया है वीक न्यूक्लियोफाइल, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल करो या ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा SN1 की रेट पर। ठीक है, इस कारण से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो SN1 रिएक्शन, ये 1 जो है वो इसी चीज को इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना। तो ये लिख लीजिएगा, SN1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जबकि SN2 रिएक्शन के लिए अगर बात की जाए तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। उसमें तो न्यूक्लियोफाइल भी आया है, उसमें तो एल्काइल हैलाइड भी आया है, सबस्ट्रेट भी आया है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इसी कारण से ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना। ओवरऑल ऑर्डर जो आता है इसका वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए तो इसके सिर पर 2 लिखा हुआ है, SN2। ठीक है, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, एल्काइल हैलाइड की सेम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी पहले के रेस्पेक्ट में डबल हो जाएगी। एल्काइल SN1 में ऐसा नहीं था, SN1 में कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल कितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लेते हैं इसका, इनर्जेटिक्स से पहले चलो इनर्जेटिक्स से ले लेते हैं, उसमें तो मुझे ग्राफ बना के दिखाने पड़ेंगे। यहां तक लिखो जल्दी से, फोर्थ पॉइंट इसमें लें। चलो न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल SN1 में कैसा चाहिए और SN2 में कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो SN1 के लिए लिखो, हेडिंग डाल लो इसमें न्यूक्लियोफाइल फॉर SN1 रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफाइल्स फॉर SN2 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए तसल्ली वाला, बिल्कुल शांत। कब अटैक करें? जब पॉजिटिव चार्ज पूरा ही बन गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, इंटरमीडिएट बना, कैटायन इंटरमीडिएट बना। अब इंटरमीडिएट तो हाईली अनस्टेबल हो गया ना, कैटायनिक फॉर्म है, नाइनिक फॉर्म, फ्री रेडिकल फॉर्म, ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म्स है। जब कैटायन बन गया और कोई उपाय नहीं है, तब जाके उस वीक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वरना वो अटैक नहीं करने वाला था। ठीक है, तो कैटायन बनने का इंतजार करने वाला न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, इतना धीर गंभीर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। लिख लीजिए, वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है, कैसे पहचानेंगे? हालांकि न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने आपको पढ़ाई है, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल आप पहचानना बहुत आसान है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर, जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, जनरली
न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स लाइक वाटर, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, गलत बोल गया, बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बढ़िया काम करेगा SN1 के लिए। अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये इजीली रिएक्शन करते हैं SN1 रिएक्शन। H2S न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना, हालांकि सल्फर की न्यूक्लियोफिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ साथ ही एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, इन सभी का यूज किया जा सकता है SN1 रिएक्शन में। एल्काइल हैलाइड्स पर जब SN1 रिएक्शन आप लोगों को मिलेगी तो ये ही सॉल्वेंट मिलेंगे, ये सॉल्वेंट भी हैं, ये सॉल्वेंट भी हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल भी हैं क्योंकि न्यूट्रल है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल मिले तो SN1 रिएक्शन पहचान में आ जाएगी। नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर फेवरेबल, पूरा लिख लो यार, फॉर SN2 रिएक्शंस, ठीक है। SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के लिए की प्रेजेंस में होती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे? जनरली एनायोनिक न्यूक्लियोफाइल। पहचानना है तो बहुत आसान है, जनरली एनायोनिक न्यूक्लियोफाइल्स। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई बार न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी इतने अच्छे होते हैं, कुछ है जो मैं लिखवा दूंगा यहीं पर ही, इतने अच्छे होते हैं कि SN2 रिएक्शन करते हैं, है ना। फिर भी एनायोनिक न्यूक्लियोफाइल में चाहे H माइनस हो चाहे X माइनस हो, ये SN2 को फेवर करते हैं, चाहे कोई कार्बन माइनस हो, ये तो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, OR माइनस, मैंने लिखवाए हुए हैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल सारे, सल्फर माइनस, SR माइनस और RCOO माइनस, और भी कई तरह के न्यूक्लियोफाइल्स इसमें हैं। इन एनायंस के अलावा साइनाइड माइनस, हाँ और भी हो सकते हैं माइनस, तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल होने के बावजूद भी SN2 रिएक्शन देते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं, न्यूट्रल है तो ऐसा थोड़ी ना ठप्पा लग गया कि वो वीक ही होगा, न्यूट्रल है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग तो होते हैं कि वो SN2 रिएक्शन कर सके। जैसे एल्काइल हैलाइड्स के लिए अगर बात करें तो अमोनिया, अमोनोलाइसिस में देखना आप अमोनिया आएगा एल्काइल हैलाइड पर, या कोई अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, ये अमीन्स भी, या फिर अच्छा एक और आएगा PR3, फॉस्फोरस पे 3 R ग्रुप अटैच्ड हैं, ये तो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एनायोनिक न्यूक्लियोफाइल्स को भी मात कर देता है कई बार। अभी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता रहा हूं, रिएक्शन का रेट आइडेंटिफाई किया गया है, उसके बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि इसकी न्यूक्लियोफिसिटी तो काफी अच्छी होती है। तो ये अमीन्स या अमोनिया और PR3, हालांकि PR3 का एक ही एग्जांपल आता है, ज्यादा पूछा नहीं आता है, फिर भी ये काफी अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, इनकी प्रेजेंस में SN2 की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि ये भी चीज समझ लेना, मैंने फेवरेबल कंडीशन बोली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये न्यूक्लियोफाइल है तो यही रिएक्शन होगी SN2, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है तो SN2 ही रिएक्शन होगी, इसके अलावा भी रिएक्शंस हो सकती हैं, बट फेवरेबल कंडीशंस। तो एग्जांपल ये लिख लीजिए, 5th लेता हूं इसके बाद में, फटाफट लिखो, मिटा दूंगा इसे, मैं मिटा देता हूं। फिर 5th पॉइंट लेते हैं कि SN1 SN2 के लिए लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, जो छोड़ के निकल रहा है वो ग्रुप कैसा होना चाहिए। तो भैया वो दो ग्रुप तो अच्छा ही होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन में भी लीविंग ग्रुप छोड़ के बाहर ही निकलता है, और SN2 रिएक्शन में भी लिविंग ग्रुप तो बाहर निकलता है। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा SN1 भी उतनी अच्छी होगी, SN2 भी उतनी ही अच्छी होगी। लिखवाना तो पड़ेगा, तो आप लिखिए लिविंग ग्रुप, और यहां भी बात उसी की चल रही है, लेकिन दोनों में बात एक ही है।
लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। ठीक है, इसमें भी वही चीज सेम लिख देना, बिल्कुल सेम। SN2 के लिए भी रिएक्टिविटी बढ़ेगी अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो, ज्यादा स्टेबल है तो। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल इजीली रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, और अगर एल्काइल हैलाइड्स की बात करूं, जैसे कि RI है, तो RI में आयोडीन लिविंग ग्रुप है, वो ज्यादा स्टेबल होता है RBr के रेस्पेक्ट में, RCl के रेस्पेक्ट में, RF के रेस्पेक्ट में। ये कहीं का ऑर्डर है? रिएक्टिविटी फॉर SN1। ठीक है, आयोडीन ज्यादा स्टेबल है। हाँ, RF तो इतना वीक है कि अब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता रहा हूं कि SN1 रिएक्शन करता ही नहीं है, कोई SN1 रिएक्शन नहीं होती एल्काइल फ्लोराइड में। सेम कॉन्सेप्ट यही है, यहां भी RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, Br होगा तो ठीक है, Cl होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन RF में यहां भी नो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इसमें नहीं होती है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, ये हो गया 5th पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 लिखो अब इसका, सॉल्वेंट कैसे चाहिए SN1 रिएक्शन में। देखो हम लोग पहले तो भूमिका तैयार कर रहे हैं, SN1 होता क्या है, SN2 क्या होता है, पूरी रणभूमि तैयार कर रहे हैं कि इसकी प्रेजेंस में यहां से अटैक, इसकी प्रेजेंस में वहां से अटैक, है ना, इस लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में फास्ट अटैक, कोई स्लो अटैक, किस डायरेक्शन से अटैक, वो सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो पहले रणभूमि तैयार कर लेते हैं थ्योरी पढ़ के, फिर है ना बिल जो संग्राम होगा, आखिरी युद्ध होगा, वो तो इसके बाद स्टार्ट होगा। तो इसके सारे पॉइंट्स जो है 9-10 पॉइंट्स पहले पढ़ के SN1 और SN2 रिएक्शन को पुख्ता कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। अब फिर उसके बाद में हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस लेंगे, अल्कोहल्स की रिएक्शंस लेंगे, ईथर की रिएक्शंस लेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स में SN1 SN2 रिएक्शन किस किस तरीके से हो सकती है, और या फिर SN1 SN2 के अलावा साथ साथ में और भी कोई रिएक्शन हो सकती है तो किस तरह से हो सकती है, उन पॉइंट्स को भी लेंगे। लेकिन अभी तो पहले तैयार तो करो, चक्रव्यूह बनाओ, एक व्यू तैयार करते हैं। हाँ, बात क्या चल रही थी? सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, SN1 में कौन से सॉल्वेंट अच्छे काम करते हैं और SN2 के लिए कौन से अच्छे रिएक्शन काम करती हैं, तो यहाँ डिफरेंट है। SN1 रिएक्शन में वो बॉन्ड टूटा था इजीली, और बॉन्ड टूटने के बाद में कैटायन बनाए, इंटरमीडिएट बनाए। इंटरमीडिएट जितना आसानी से बनेगा, जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी अच्छी होगी। तो कैटायंस की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाने वाला इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां लिख लीजिए पोलर प्रोटॉल्वेंट आर फेवर्स टू SN1 रिएक्शन। फॉर SN1 रिएक्शन, और इसमें कौन फेवरेबल होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवरेबल फॉर SN2 रिएक्शन। पोलर तो दोनों में ही है, पोलर बॉन्ड होगा तो बॉन्ड आसानी से ही टूटेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन लेके ही निकलता है। तो पोलरिटी बढ़ेगी तो SN1 रिएक्शन भी अच्छी है, SN2 अच्छी है, ठीक है, चल जाएगा। पोलर प्रोटिक क्या है, एप्रोटिक क्या है? तो जब मैंने आप लोगों को सॉल्वेंट बताए थे तो वहां एक पॉइंट बताया था। क्या पॉइंट बताया था? कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो कैटायन का सॉल्वेशन भी करता है, एनायन का भी सॉल्वेशन करता है। तो SN1 रिएक्शन में जब वो बॉन्ड टूटेगा, एक कैटायन भी बनेगा, एनायन भी बनेगा, तो कैटायन को भी सॉल्वेशन से थोड़ी शांति प्रदान की जाएगी इन सॉल्वेंट्स द्वारा, और एनायंस की भी स्टेबिलिटी ठीक ठाक बढ़ाएगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स के लिए भी ये अच्छा ही है। कैसे? न्यूक्लियोफाइल जो आ रहे हैं वो वही वीक न्यूक्लियोफाइल है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल्स को भी, न्यूक्लियोफिसिटी भी कम करता है। कैसे कम करता है? बताया होगा आपको मैंने कि न्यूक्लियोफाइल्स का भी, एनायंस का भी सॉल्वेशन कर लेता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन का सॉल्वेशन नहीं कर सकता है, आपको अच्छी तरह मैंने बताया हुआ है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट
कैटायंस का सॉल्वेशन कर सकता है, एनायन का सॉल्वेशन नहीं कर सकता है। एनायन का सॉल्वेशन नहीं कर सकता है तो न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन भी नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज बताई थी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रांग हो जाते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। और हमें यहाँ अच्छा न्यूक्लियोफाइल ही तो चाहिए, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 रिएक्शन उतनी अच्छी होगी। आपने मान लीजिए बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और उसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया जिसमें प्रोटॉन है, वो तो जाकर उसमें वैसे ही टूट पड़ेंगे और रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। तो आपको मैंने रीजन बता दिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है इसके प्रेजेंस में, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करते हैं जबकि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करते हैं। कैटायंस की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है, बॉन्ड डिसोसिएशन के अंदर भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं इसका, रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, किस R ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा, तो आप लिखिए, मैं 7th पॉइंट लिखता हूं, उसके बाद में मैं मिटाता हूं इसे। हाँ, रिएक्टिविटी से भी पहले 7th पॉइंट रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। रीअरेंजमेंट, SN1 रिएक्शन में तो कैटायन बनते हैं ना, इंटरमीडिएट फ्री कार्बोकैटायन बनते हैं। और आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जिन रिएक्शंस में फ्री कार्बोकैटायंस बने वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। SN2 में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो जो 7th पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, रीअरेंजमेंट से ही रिलेटेड है, रीअरेंजमेंट। और यहां भी लिख लीजिएगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, लिखिए, इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री कार्बोकैटायन, और जहां फ्री कार्बोकैटायन बना है वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। ठीक है, और रीअरेंजमेंट के बाद जो कैटायन बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है उसी का प्रोडक्ट मेजर बनता है। ये तो रिएक्शंस में आप देखते ही आए हो अभी तक। यहां नो कैटायन नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, वो कैटायन इंटरमीडिएट, सो नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो, ये वाला कंपाउंड है, यहां ब्रोमीन अटैच्ड है। अभी बताया था ब्रोमीन लिविंग ग्रुप चल जाएगा, बढ़िया होता है SN1 में SN2 में दोनों में। यहां मैंने सॉल्वेंट लिया वाटर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया, ये जो अभी कुछ देर पहले मैंने सॉल्वेंट बताए थे, सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए थे, न्यूट्रल सॉल्वेंट होने चाहिए थे, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए। वाटर से अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा आएगा, और वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा SN1 के लिए। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होगी, और ये 100% श्योर है कि ये SN1 रिएक्शन ही होगी। अब SN1 रिएक्शन में जब इसकी रिएक्शन लॉन्ग टाइम में वाटर के साथ किया जाता है, धीरे धीरे हीट करें तो किया जाता है, तो देखा गया, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इस कंपाउंड की जब रिएक्शन की गई इससे, तो देखा गया कि एक तो प्रोडक्ट बना ये वाला HBr बाहर निकलेगा इसमें, है ना। HBr बनेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, धीरे धीरे एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो pH की वैल्यू कम होती जाएगी। और एक ये प्रोडक्ट बना, जबकि यहाँ तो Br था ही नहीं, ये माइनर प्रोडक्ट बना और मेजर प्रोडक्ट ये बना। फिर कैसे बना होगा, श्योर है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये रीअरेंजमेंट से ही बना होगा। फर्स्ट स्टेप RDS में जब Br माइनस बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होगा, तो लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद में कार्बोकैटायन बनना चाहिए, और जिन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन में
इस तरफ बनाता हूं, इस तरफ से घुमा के लाता हूं इसे। हाँ, तो Br माइनस के अटैक के बाद में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में अगर यहां से H शिफ्ट होकर इस कैटाइनिक पार्ट पर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाए, तो क्या बनेगा? H शिफ्ट करवाते हैं, मोर स्टेबल कैटाइन बनेगा। रीअरेंजमेंट पढ़ लेना जिन लोगों को नहीं पता है रीअरेंजमेंट, आप लोगों को GOC1 में, GOC2 में स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन इंटरमीडिएट के जस्ट एंड में मैंने रीअरेंजमेंट के एग्जांपल्स लिए बहुत सारे और खूब सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की है। और ये ही रीअरेंजमेंट मैंने आप लोगों को ORM2 में जब एल्कीन की रिएक्टिविटी पढ़ा रहा था, रिएक्शंस पढ़ा रहा था, तब भी मैंने इस तरह के कई एग्जांपल्स लिए हैं। लेकिन अब और एग्जांपल्स लेने होंगे हमें, तो आप लोगों को ये एग्जांपल्स रिपीट करने पड़ेंगे, एक बार पढ़ लेना। तो H शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, कॉन्सेप्ट वही है, रिपीट ही होने लगेंगे, वही रीअरेंजमेंट के गिने चुने एग्जांपल्स हैं, वही आते हैं। और क्या होगा? H शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये टर्शियरी कैटायन है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा है। बने तो दोनों ही। यहां अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए इस जगह, कौन है न्यूक्लियोफाइल? न्यूट्रल वाटर, वाटर का न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा इस जगह, उसके बाद में से उसमें से H+ निकल जाएगा, है ना। यहाँ भी वही होगा, बना के दिखा देता हूँ, इसमें तो बनाया नहीं, स्पेस नहीं था, यहाँ बना के दिखा देता हूँ कि वाटर ने रिएक्शन किया, H2O ने रिएक्शन किया, इस न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया इस जगह, और बॉन्ड बनने के बाद में इंटरमीडिएट एक और बना, ये वाला इंटरमीडिएट बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इसने वापस इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और क्या बना? H+ बाहर निकला, दिखाई दे रहा होगा, H+ बाहर निकला और ये बन गया। क्लियर है? तो कहने का RDS कौन सा होगा? RDS तो वही होगा जिसमें Br- बाहर निकला है, फर्स्ट स्टेप जिसमें पहला कार्बोकेटाइन बना है ना, वो स्टेप RDS है। कितने स्टेप में रिएक्शन है? ये रिएक्शन तो 2 स्टेप में नहीं है, रिएक्शन तो SN1 ही है, 2 स्टेप में नहीं है, 3 स्टेप में है, तो मिनिमम 2 स्टेप में होती है। 3 स्टेप में भी हो जाती है, अगर रिएरेंजमेंट होगा तो 4 स्टेप में भी हो जाता है, मान लीजिए वापस रिएरेंजमेंट हो तो। इंटरमीडिएट इसमें 2 इंटरमीडिएट बने, इस प्रोडक्ट के लिए कितने इंटरमीडिएट बने? पहला इंटरमीडिएट ये रहा, दूसरा इंटरमीडिएट ये रहा, नहीं ये रहा, तीसरा इंटरमीडिएट एक और बना है, तो इस प्रोडक्ट के लिए 3 इंटरमीडिएट बने, इस प्रोडक्ट के लिए 2 इंटरमीडिएट बने, पहला कैटायन ये बना, उसके बाद में H2O जुड़ने के बाद में ऑक्सोनियम आयन बना होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, जैसे ये भी ऑक्सोनियम आयन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद में बाहर निकला। तो SN1 रिएक्शन मिनिमम 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। क्लियर? पहला स्टेप जिसमें पहला कार्बोकेटाइन बना है वो RDS होता है, आगे भी ध्यान रखना। इसमें तो रिएरेंजमेंट होता ही नहीं है, जैसा कि मैंने कंपाउंड लिया है ये वाला, जानबूझ के ऐसा लिया है जो कि प्राइमरी है, प्राइमरी में रिएरेंजमेंट नहीं होता, अभी आगे बताऊंगा आपको, प्राइमरी में रिएरेंजमेंट नहीं होता है, टर्शियरी में तो बढ़िया होगा, सॉरी इसमें तो कैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा था इसलिए इजीली रिएक्शन हो रही थी, प्राइमरी में SN1 रिएक्शन नहीं होती है, ये बताऊंगा, SN2 होती है, SN1 नहीं होती इसमें। तो इसमें मैंने NaOH डाल दिया, तो NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आयोनिक न्यूक्लियोफाइल है, तो आयोनिक न्यूक्लियोफाइल ने जाके यहाँ बॉन्ड बनाया, इसमें रीअरेंजमेंट का मौका ही नहीं मिला, ओनली यही प्रोडक्ट बना, ओनली प्रोडक्ट मतलब ओनली 1 प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मौका ही नहीं मिला, फ्री कैटायन बना ही नहीं, Br यहां से निकलता गया था और OH यहां से जुड़ता जा रहा था, कैटायन बनने का तो मौका ही नहीं मिला इसे, OH का चार्ज धीरे धीरे कम होता गया, इसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ता गया, Br- बाहर निकला, ये जुड़ गया, ये TS है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये अभी बता देता हूं मैं कि प्राइमरी में कब SN1 होगी कब SN2 होगी, उससे रिलेशन क्या है। नेक्स्ट 7th पॉइंट 8th पॉइंट डालना है आप लोगों को इसके बाद में, रिएक्टिविटी ऑफ, बस रिएक्टिविटी लिख लो यहां तक तो। नेक्स्ट 8th पॉइंट लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्टिविटी
on the basis of alkyl group. alkyl group, किस तरह के alkyl group में SN1 ज्यादा फेवरेबल होगा, किन रिएक्शंस में SN2 रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी. सेम रिएक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है. कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा RDS उतनी ही फास्ट होगी. RDS फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी. तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ऑफ फर्स्ट स्टेप मींस RDS वाले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है उस कैटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन रेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी RDS पे डिपेंड करती है और RDS का रेट बढ़ जाएगा. इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, उस RDS का जो प्रोडक्ट कैटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है. तो टर्शरी के केस में रिएक्शन फास्ट होने वाली है, प्राइमरी के केस में रिएक्शन स्लो होने वाली है. कैटाइंस की स्टेबिलिटी का एक जनरल ऑर्डर में आप लोगों को पहले भी बढ़ा चुका हूं. GOC2 में हम लोग कैटाइंस की स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर पढ़ चुके हैं. उसी ऑर्डर को मैं एक बार वापस लिखवा देता हूं, रिकॉल हो जाएगी चीजें सभी. तो वापस ले, यहां पर इसे तो लिख लो, मैं मिटा देता हूं. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कर देता हूं ना. स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस इंटरमीडिएट. जनरल ऑर्डर देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोपाइलियम आयन हाईली स्टेबल होता है. याद करो, इस जगह का पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है क्योंकि वो एरोमेटिक होता है. तो यहाँ अगर कोई लिविंग ग्रुप अटैच्ड है या हेलोजन ही अटैच्ड है, हेलोजन के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो ये हेलोजन इजीली बाहर निकलेगा. हेलोजन बाहर निकलेगा तो कैटायन स्टेबल बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगी. इसके जस्ट बाद में मैंने ये कैटायन बताया था, है ना. ये कैटायन भी हाईली स्टेबल होता है क्योंकि यहां से जब X प्लस निकलेगा तो कैटायन एरोमेटिक बनेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है और उस लोन पेयर के जस्ट पास में अगर कैटायन फॉर्मेशन हुआ, जैसे मान लीजिए यहां लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो पॉजिटिव चार्ज बना, ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के पास हाईली स्टेबल होगा. इस कारण से SN1 रिएक्शन यहां बहुत अच्छी होती है, यहां भी अच्छी होती है. इसके बाद में लेंगे 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट पास में कैटायन. यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट पास वाली पोजीशन पे कैटायन अगर बनता है तो डांसिंग रेजोनेंस के कारण हाईली स्टेबल हो जाता है. नेक्स्ट टर्शरी, एक्सेप्शन बताया हुआ है. टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक के रेस्पेक्ट में. इसे अच्छी तरह समझ लेना. प्राइमरी बेंजाइलिक के रेस्पेक्ट में, प्राइमरी बेंजाइल के रेस्पेक्ट में टर्शरी एल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा आती है. उसके बाद में तो फिर नॉर्मल ऑर्डर है सेकेंडरी की, सेकेंडरी एलाइल ग्रुप की. मैं सबके नेम नहीं लिखने वाला हूँ. फिर आएगा एक नॉर्मल सेकेंडरी जिस पर हैलाइड लगा हुआ है ना, सेकेंडरी है. इसके बाद में प्राइमरी आना चाहिए. अच्छा, एक प्राइमरी ऐसा जिसकी बीटा पोजीशन पे कम से कम 2 R ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे ये देख लीजिए, ये प्राइमरी है ना. तो इसकी बीटा पोजीशन है ना, ये हेलोजन है, हेलोजन या लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप की ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा ये बीटा. बीटा पोजीशन पे कम से कम 2 R ग्रुप हैं तो ये प्राइमरी हो
इसकी रिएक्टिविटी भी ठीक ठाक होती है, ये भी रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि X निकलने के बाद कैटायन बनेगा, कैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये भी रिएक्शन कर लेता है। इसके बाद तो ये मान लीजिए बाउंड्री लाइन है, ये इससे पहले पहले SN1 रिएक्शन होती है, इसके बाद में जो भी मैं लिखूंगा उनमें SN1 रिएक्शन नहीं होती है। जैसे ये RCH2, इसमें कोई रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं मान लो, तो ये रिएक्शन नहीं देता। हालांकि कैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, ये प्राइमरी है, इसके बाद में आएगा विनाइलिक, है ना, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद में आएगा डबल बॉन्ड पर एराइलिक, Cl लगा देता हूं मैं तो X है, ये यहाँ X है, ये रिएक्शन नहीं देगा। इस पे यहीं लिख देता हूं आगे का 8th पॉइंट में। इसके जस्ट बाद में आपको लिखना है, इसके जस्ट बाद में कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड पर ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये सब है ना, तो इनके बाद ही आते हैं, ये रिएक्शन नहीं देते। ये ऑर्डर लिखना ही बेकार है, ये ऑर्डर लिखना ही बेकार है। यहां से यहां तक आप देख लीजिए, ये लिख लीजिए कि नो SN1 रिएक्शन। इन सभी में कैटायन बहुत बुरे बनने वाले हैं। डबल बॉन्ड पे कैटायन स्टेबल नहीं होता, यहाँ डबल बॉन्ड पे कैटायन, ये ट्रिपल बॉन्ड पे तो अनर्थ हो गया, एंटी, ये ब्रिज हेड पर कभी कैटायन बनता नहीं है ना। और यहाँ से अगर X निकल गया तो एंटी एरोमेटिक कैटायन बनेगा, जो कि असंभव है। तो ये कैटायन बनते भी नहीं है, तो SN1 रिएक्शन इनमें होती भी नहीं है। क्लियर है? इसके बाद में देते हैं SN2। इसके बाद अभी लूंगा मैं कौन से कैटायन कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर एक ये जनरल ऑर्डर था जो आपको लिखना है, लिखो इसको जल्दी से। फिर लेते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिव करते हैं, किन में SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है, उसका ऑर्डर लिखते हैं। लिख लो। हो गया? हाँ, SN2 के लिए, SN2 में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना स्टार्ट किया और लिविंग ग्रुप बाहर निकला, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई थी। अगर न्यूक्लियोफाइल ने जिस कार्बन पे अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे अटैक किया, जैसे यहाँ तो लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ता जा रहा है, तो इस कार्बन पर भीड़ भाड़ कम से कम होनी चाहिए, बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, देखो ये मैंने कहा था कि ये कार्बन है, 3 ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, लिविंग ग्रुप यहाँ है ना, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से अटैक करता है इसमें। तो इस जगह जहाँ लिविंग ग्रुप है, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, वहां बड़े बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, एक क्राउडिंग फैक्टर के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। इसलिए जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है, जहां अटैक हो रहा है, वहां क्राउडिंग कम से कम होनी चाहिए। क्राउडिंग ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो लिखिए इसमें रिएक्टिविटी फॉर SN2 reaction inversely proportional to crowding on carbon of leaving group, carbon of leaving group, कार्बन ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया क्राउडिंग फैक्टर। एक और रीजन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही क्यों रहा था इस कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल को क्या है कि इस कार्बन पर अटैक कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। न्यूक्लियोफाइल को यही तो चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहां अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा हो, तो न्यूक्लियोफाइल खींचा चला आएगा, अटैक कर लेगा। तो यहाँ जितना ज्यादा डेफिशिएंसी होगी, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, केवल आई इफेक्ट ही देखना है, यहाँ पर -m इफेक्ट नहीं देखना, क्योंकि वो कोई कैटायन या एनायन रियल में नहीं बन रहा है ना, इमेजिनरी एक पार्शियल कंडीशन आई है। तो इस पोजीशन पे कोई ऐसी कंडीशन हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल की हिम्मत बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन करने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिविंग ग्रुप से बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो रिएक्टिविटी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी ऑन कार्बन ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप से बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। एक जनरल ऑर्डर में लिखवाऊंगा यहां पर, यहां तक लिख लीजिए। इसे मिटा दूं क्या? इसे मिटाऊंगा पहले, मेरे पास ये इतनी स्पेस है, उस तरफ मैं जाऊंगा नहीं, वो SN1 का एरिया है, ये SN2 का एरिया है। लिख लिया? लिख लिया? अब तो मिटाना ही पड़ेगा। जनरल ऑर्डर, जनरल ऑर्डर में कोई बहुत अच्छे, अब ये तो बता ही दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कीटोन है या नाइट्रो है या साइनाइड है ना, ये वही वाले ग्रुप हैं जो कि आपको बता रखे हैं। माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, बहुत अच्छा। और यहाँ लीविंग ग्रुप है, ये रहा एक्स हेलोजन मान लीजिए। तो इन्होंने इतने इलेक्ट्रॉन खींचे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, तो रिएक्शन यहाँ बढ़ जाएगी, रिएक्शन रेट काफी अच्छी होती है। माइनस आई इफेक्ट वाले, नाइट्रो होगा तो पहले आएगा, एल्डिहाइड होगा तो बाद में, है ना, साइनाइड होगा तो और पहले। तो वो सारे ग्रुप को मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर, जैसे यहाँ नाइट्रो लगा देता हूँ, 2-3 तो एग्जाम्पल दे दूँ, इसकी फास्ट हो गई। एल्डिहाइड कीटोन, पूरा ऑर्डर नहीं लिखने वाला, माइनस आई का एम नहीं दिख रहे, केवल माइनस आई इफेक्ट देखना है, बस इतना देखना है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना चाहिए। ये होगा साइनाइड, इसके पहले ही आना चाहिए, साइनाइड होगा तो भी ठीक है। CN का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है तो यहाँ भी अच्छी होगी। कीटोन होगा तो भी काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ OR ग्रुप है, RO, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। PH है, PH भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा यहाँ और पॉजिटिव बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह से रिएक्शन करेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एलाइलिक, इस पर भी कुछ ना कुछ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, रिएक्शन बढ़िया होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, है ना। अच्छा, क्राउडिंग ज्यादा है तो टर्शरी के केस में तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, प्राइमरी केस में क्राउडिंग कम है। तो प्राइमरी वाला केस है जैसे कि ये CH3 है और कोई प्राइमरी लगा देते हैं, RCH2X है, प्राइमरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये सेकेंडरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना। और अच्छा एक और सुन ला, बीटा क्राउडेड है ना, बीटा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, जिसे भी मैंने बीटा क्राउडेड लिखवाया था, यहाँ पे लिखवाया नहीं शायद, ये लिख लेना बीटा क्राउडेड। बीटा क्राउडेड में SN1 रिएक्शन हो रही थी, SN2 रिएक्शन बड़ी मुश्किल से होती है, हालांकि हो तो जाती है बट SN2 रिएक्शन की फेवरेबिलिटी कम होती है क्योंकि बीटा पोजीशन पर भी क्राउडिंग का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में अल्फा पोजीशन पे क्राउडिंग होगी तो भी इफेक्ट पड़ेगा, बीटा पे क्राउडिंग हो तो भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी रिएक्शन शो बड़ा मुश्किल से करता है। इसके बाद तो ये बाउंड्री लाइन आ गई, ये मान लीजिए आप, है ना, ये बाउंड्री लाइन है। इसके बाद तो टर्शरी ने तो रिएक्शन करने से ही मना कर दिया कि मेरी बस की बात नहीं है, टर्शरी पर हो कोई SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होती, सॉरी कोई SN2 रिएक्शन नहीं होती। इसके बाद में डबल बॉन्ड पर हेलोजन है तो डबल बॉन्ड पर भी ये रिएक्शन नहीं होती। एरोमेटिक रिंग है तो एरोमेटिक रिंग पर भी जनरली ये रिएक्शन नहीं होती। और ये ब्रिज हेड वाली जो पोजीशन है इन पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होती, SN1 रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, लिखो इसको, यहां से यहां तक नो SN2 रिएक्शन, इनमें SN2 रिएक्शन नहीं होती। अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करवाऊंगा, क्यों नहीं होती इसके बारे में बात बताऊंगा। कुछ है कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें SN1 भी अच्छी थी, SN2 भी अच्छी थी। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ना तो SN1 है ना तो SN2 है ना। उनका रीजन बताते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। चलो यहीं लिख लेते हैं। SN1 रिएक्शन किसमें नहीं थी, इसमें SN1 क्यों नहीं थी भाई? SN1 कैटायन अच्छा नहीं लगा इसे, प्राइमरी कैटायन, इसलिए SN1 नहीं हुई। ये भी प्राइमरी है, अच्छी बात नहीं है। डबल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड पे एस करेक्टर ज्यादा है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड,
इन पर भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो डबल बॉन्ड में ऐसा क्या हो गया, यहाँ प्राइमरी वाली तो चीज समझ में आ गई कि यार कैटायन कम स्टेबल है, तो डबल बॉन्ड में ऐसा क्या हो गया? देखो इससे कई रीजन है। पहली बात है कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड हो तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जहां पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मौजूद हैं वहां न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहिए। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा? उसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड, उन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहता है। SN1 भी नहीं कर पाता, SN2 भी नहीं कर पाता। एक मेजर रीजन ये हो गया। दूसरा, SN1 की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड पे कैटायन क्या को बनेगा? डबल बॉन्ड पे कैटायन अनस्टेबल सही होता है, बहुत मुश्किल है डबल बॉन्ड पे कैटायन, क्योंकि S कैरेक्टर ज्यादा है, S कैरेक्टर ज्यादा है तो कैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए SN1 रिएक्शन नहीं होती। तीसरी एक और बात जो SN1 में भी लागू होती है, SN2 में भी लागू होती है, ये हेलोजन है मान लीजिए, तो ये रिएक्शन रेजोनेंस करेगा ना डबल बॉन्ड के साथ, तो ये बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ने के कारण। यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, वही केस यहाँ पर है, ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो टूटना मुश्किल है। तो SN1 रिएक्शन क्यों नहीं होती? 3-4 रीजन बताए। एक तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया इसलिए बॉन्ड नहीं टूट रहा, तीसरा मल्टीपल कैटायन बनना कम स्टेबल है, मल्टीपल बॉन्ड पे कैटायन कम स्टेबल बनते हैं, है ना, इसलिए SN1 नहीं होती। SN2 क्यों नहीं होती? वही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा बनेगा, इसलिए SN2 रिएक्शन नहीं होती। क्लियर है? ब्रिज हेड पर SN1 क्यों नहीं हुई और SN2 क्यों नहीं हुई? SN1 इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये लीविंग ग्रुप निकलने से कैटायन बनता, ब्रिज हेड पे कैटायन अच्छा नहीं होता। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पे रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए कैटायन नहीं बनता है। तो SN2 क्यों नहीं हुई? SN2 इसलिए नहीं हुई कि इसकी ज्योमेट्री साथ नहीं दे रही है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ अंदर रिंग के अंदर से कैसे अटैक करेगा? यहाँ पर लिविंग ग्रुप तो निकलेगा और रिंग के बीच में, इन तीनों बॉन्ड के बीच में से जाके अटैक कैसे करेगा? इसकी ज्योमेट्री ही साथ नहीं दे रही, इसलिए मल्टीपल SN2 रिएक्शन ब्रिज हेड पर नहीं होती है। क्लियर है? यहाँ SN2 क्यों नहीं हुई इसका रीजन बता दिया। SN1 इसलिए नहीं हुई थी, एंटी एरोमेटिक कैटायन बना। अच्छा, कुछ जगह SN1 रिएक्शन बहुत अच्छी थी और SN2 भी अच्छी है, जैसे यहाँ पर भी SN2 अच्छी है। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। SN1 भी अच्छी होती है, अभी दिखा ये रहा, SN1 भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब कैटायन बनेगा, SN1 में तो कैटायन बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल होगा लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करके। बेंजाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ SN1 हो जाती है क्योंकि कैटायन स्टेबल है। यहाँ भी बेंजाइलिक एलाइलिक पर SN2 भी हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग डाल दो SN2 हो जाएगी, लेकिन क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देते हैं, इसलिए SN2 हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स 8 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा इसका 9th पॉइंट, जिसमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो।